क्योंकि वन अधिकार कानून में जब दावे करते हैं तो अक्सर ये पूछा जाता है कि सबूत बताओ कि आप पहले से जंगल में हो, सबूत दो कि आपका जंगल से कोई रिश्ता है। तो इसके सबूत तो अभी अभी कुछ ब्रिटिश डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह से मिलता है, कुछ गैजेट से भी मिलता है, लेकिन हम हमारे देश के ही ग्रंथों में अगर इसको ढूंढते हैं तो हमें सीधे ये मिलता है, ऋग्वेद में आरण्यनी सूक्त है जिसमें इसका वर्णन है कि किस तरह से लोग जंगलों में घूमते फिरते हैं, लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, गाय चराते हैं। और उसमें एक बहुत सुंदर बात ये कही गई है आरण्यनी सूक्त में कि अरण्यानी ये देवता है उस वन की, अरण्य की, उसकी अर्थात कोई मूर्ति नहीं है, पूरा अरण्य ही वो है और अरण्य में वो रहती है, ऐसा अरण्य में रहने वाले मानते हैं। और उस देवी की स्तुति करते समय इसको जिसने भी रचा होगा इस सूक्त को, वो कहता है कि जो आपको, मतलब हे माता अरण्यानी, जो आपको कोई त्रास पीड़ा नहीं देता उसको जंगल में कभी कोई दुख संकट नुकसान नहीं झेलना पड़ता। और ये आज भी हम देखते हैं कि जनजाति समाज की आस्था में ये बिल्कुल जीवित है। मतलब यहाँ तो एक माना जा सकता है कि 6-7 हजार साल पुरानी कविता है जंगल में रहने वाले किसी ने रची, लेकिन अभी हम देखते हैं तो जनजाति समाज के जीवन में रोज के साधारण कृति में हमें यही बात दिखाई पड़ती है। जो फोटो में मैं आपको दिखा रहा हूँ वो, मैं जिस क्षेत्र का निवासी हूँ वहां पे खड़्यावरचा देव नाम की परंपरा होती है। जंगल के बीच बीच में खेत होते हैं लोगों के, और वहां पर खेत की जो फसल है वो काटने के बाद वहां से जब घर पे लेके आते हैं तो उसके पहले ये पूजा की जाती है। और उस पूजा में, जैसा अन्य क्षेत्रों में भी आप सबने देखा होगा, जानते होंगे कि उस पूजा में बैठने वाले लोग अपने शरीर में भगवान को धारण करते हैं, और जो मुख्य पुजारी होता है उसके नाम अलग अलग होंगे अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन वो पुजारी एक एक को बोलता है कि आपने धरती माता को धारण करना है, आपने कंसरी माता को धारण करना है, आपने नारायण देव को धारण करना है, आपने चेड़ा को धारण करना है। तो इन देवताओं को धारण करने के बाद उनकी सुरक्षा में वो जो उपज है, फसल है खेत की, उसको वहां से घर तक लेकर आते हैं। और घर तक लेकर आते समय बीच बीच में ये देवता रुकते हैं और बोलते हैं कि यहाँ मुझे कुछ दिए बिना तुम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि तुम जो ले जा रहे हो वो मेरी कृपा के कारण है और उसमें मेरा हिस्सा भी मुझे देकर जाना हो। और मुझे कभी कभी लगता है कि मनुष्य देवताओं के साथ भी निगोशिएट करते हैं, तो इसलिए ऐसी कई पूजाओं में मैं भी रात दिन बैठा हूँ रहा हूँ, तो उसमें कुछ जगह पे केवल सिंदूर छोड़ने से भगवान मान जाते हैं, कुछ जगह पर नारियल चढ़ाना पड़ता है, तो कुछ जगह पर मुर्गी का बलि देना पड़ता है। लेकिन वो जो भगत रहते हैं, जो पुजारी रहते हैं, वो बताते हैं कि पहले सिंदूर देकर प्रयास करके देखते हैं, उससे नहीं माना तो फिर मुर्गा काटे। लेकिन ये भावना बिल्कुल स्पष्ट है सबके बीच में कि वो जो अरण्यानी देवता है उसका कोई चीज हम लेकर जा रहे हैं। और जैसा इस सूक्त में कहा है कि वो मृगाणाम मातरम है, यानी सभी प्राणियों की वो माँ है, वही भावना अभी हमारे यहाँ की पूजाओं में उसको माउली कहा जाता है, मतलब माँ ही कहा जाता है। और उसको माँ कहकर, माँ से मैं कुछ ले रहा हूँ, इसको माँ को कुछ देकर वापस आगे चला जाऊंगा, ऐसा मानकर आगे बढ़े। दूसरा एक हिस्सा जो अस्तित्व के विषय में आता है वो ये है कि लोगों को अपने हित में, अपने विकास में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। और हम सबके सुनने में आया होगा कि पैसा कानून है, पंचायत राज है देश भर में, लेकिन पंचायत राज को अनुसूचित क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में लाते समय विशेष विचार करते हुए पैसा कानून लाया। और पैसा कानून के सेक्शन 4B में ग्राम सभा का, गांव का एक डेफिनेशन दिया गया, और वो व्याख्या अन्य सभी कानूनों से बहुत ही अलग है। अलग इसलिए है कि पंचायत राज कानूनों में पंचायत कितनी जनसंख्या की होगी ये सरकार तय करती है, यानी वो जनसंख्या के हिसाब से तय होता है।
रेवेन्यू विलेज या राजस्व ग्राम जब नोटिफाई किया जाता है तो वो लैंड एरिया के हिसाब से, राजस्व भूमि के हिसाब से इतना भूमि होगा तो एक गांव माना जा सकता है। ऐसे हर राज्य के अपने अपने संकेत है, दंडक है। लेकिन पेशा में गांव की व्याख्या में ना जनसंख्या मायने रखती है ना भूमि क्षेत्र मायने रखता है। पेशा में जो गांव की व्याख्या है वो ये है कि जहाँ के लोग, जहाँ रहने वाले लोग एक समुदाय की तरह इकट्ठा बैठकर सोचकर अपनी परंपरा से या पुरखों से जो सीखा है उससे अपने निर्णय लेते हो, अपने विवाद सुलझाते हो, उसे गांव माना जाए। अब ये जो गांव की व्याख्या है वो वास्तव में जनतांत्रिक व्याख्या है, क्योंकि उसमें जन जन आम जन ही तय करता है कि किस लेवल पर किन लोगों के साथ मेरी ग्राम सभा या मेरा गांव इकट्ठा बैठकर अपने निर्णय ले। अपने निर्णय लेना, इसी चीज को तो स्वशासन कहा जाता है। अब इसकी भी अगर हम भारतीय जड़ें खोजें तो हमारे ध्यान में आता है कि हमारे कानून राजा ने तय किए और फिर नीचे आए। इस ढंग से हमारे देश में कानून नहीं बनते थे। जो स्मृतियां भी बनी हैं वो स्मृतियां संकलन है गांव गांव में चलने वाली प्रथाओं का। कई जगह पर ग्रंथों में या केवल के स्मृति में स्पष्ट रूप से यह है लिखा हुआ कि गांव की जो प्रथा होगी उसकी वरीयता होगी। मतलब कोई क्षेत्र का कानून बनता है, क्षेत्र का कोई अधिकारी है, क्षत्रप है, वो कोई निर्णय देता है और वो गांव के कानून के विपरीत होता है तो गांव का कानून उसमें वरीय होगा। उसके ऊपर केवल धर्मस्थ का न्यायालय, मतलब राजा ने नियुक्त किया हुआ जो न्यायाधीश है वो केवल उसके ऊपर रह सकता है। लेकिन उसके पास केसेस कब जाएंगी इसके भी बहुत स्पष्ट संकेत, बहुत ही कम विषयों में उसके पास केसेस जाएंगे। ऐसे उदाहरण है, अभी ये तो बहुत पुराना प्राचीन काल का वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी का एक उदाहरण, अभी का यानी 300-350 साल पहले का अगर एक उदाहरण बताऊं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दस्तावेज है उसमें मिलता है एक केस कि एक गांव में जमीन का कोई झगड़ा हुआ और झगड़ने वाले जो दो लोग थे उसमें से एक का ये था कि वो शिवाजी महाराज के दरबार में कोई मेरा परिचित है तो मैं तो सीधे वहीं पे जाके कंप्लेंट करूंगा। वो जब वहां पर पहुंचा तो शिवाजी महाराज ने उसको बोला कि ये विषय गोद, मतलब गांव की सभा ने निर्णय करने का विषय है, ये मेरे सामने इसका निर्णय नहीं होगा। अगर तुम्हारे गांव के पंचों पे तुम्हारा विश्वास नहीं है तो पड़ोस के किसी गांव के पंचों के पास में ये केस भेज देता हूं। और उसके लिए शिवाजी महाराज ने दिया हुआ आज्ञा है, जिसको उस समय एक शब्द भी था इस टाइप के ऑर्डर को, उसको स्थलपत्र कहते थे, मतलब एक जगह से बदल के दूसरे गांव। लेकिन जिसका निर्णय गांव के पंचों ने करना है उसके निर्णय का अधिकार राजा स्वयं भी अपने हाथ में नहीं लेता। तो इसलिए ये जो गांव के स्वशासन की परंपरा है उसके बहुत सारे उदाहरण हमें हमारे ग्रंथों में, स्मृतियों में, ये सब में मिलते हैं। विशेष बात यह है कि ये सारी चीजें जनजाति गांव में आज भी जीवित है। मतलब हमने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि अंग्रेजों के समय में जनजातियों को कभी परास्त नहीं कर पाए, हरा नहीं पाए, तो इसलिए उनको एक्सक्लूडेड करना उनके लिए आसान था। तो इनके कुछ एरियाज को एक्सक्लूडेड एरिया करके डिक्लेयर करना, कुछ एरियाज को पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज करके डिक्लेयर करना, और ऐसे एरियाज में रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन इंपोज नहीं करना, ये अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी थी। जनजाति समाज को अलग भी रखो और उनके ज्यादा बीच में मत पड़ो, वहां से जो लेना है वो लेते रहो। लेना है मत लेते रहो मतलब जैसे डांग के राजाओं के साथ में लड़ाई हुई थी, 5 राजा लड़े थे, लड़ाई में अंग्रेज हार गए थे। हारने के बाद टेबल पर वो बुद्धू बनाते थे सामने वाले, तो वैसे उन्होंने जो एग्रीमेंट किया डांग के राजाओं के साथ, उसमें ये किया कि डांग का सारा टिम्बर हमारा होगा, बाकी राजा तो आप ही रहोगे, और उसके बदले में आपको हर साल 3000 रुपए दें। मतलब दुर्भाग्य की या मजे की बात यह है कि आज भी डांग में डांग दरबार उत्सव होता है, जिसमें ये 5 राजाओं के वंशज आते हैं और कलेक्टर महोदय उनको 3-3 हजार रुपए देते हैं। उस समय वो छोड़ दिया और ये रखा। अब ये मतलब अंग्रेजों की रणनीति इसलिए थी कि इनको किस तरह से गुलाम रखना है वो समझ रहे थे इस बात। लेकिन इसका दूसरा एक असर ये भी हुआ कि अन्य पूरे देश में गांव के स्वशासन की जो व्यवस्था थी उसको अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया।
उसका कुछ भी मतलब ना रहे, इसका पूरा मतलब पूरी व्यवस्था अंग्रेजों ने की। जैसे कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने लिख रखा है कि हर विलेज का एक विलेज फंड होता था। मतलब 1880 का फेमिन कमीशन था। फेमिन कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि फेमिन कमीशन के पास इतने सारे गांवों से इसके लिए पत्र आए थे, हजारों पत्र आए थे। और आप समझ सकते हैं कि फेमिन कमीशन है मतलब अकाल के लिए बना हुआ एक आयोग है। और अकाल में लोग क्या चीज के लिए पत्र लिखेंगे, तो हमारे गांव को मदद दो, ऐसा ही लिखेंगे ना। लेकिन ये सारे हजारों की तादाद में जो पत्र थे ये उसके उल्टे थे। गांव गांव से लोग ये कह रहे थे कि अकाल को सुलझाने में हम मदद करना चाहते हैं। और वो कैसे मदद कर सकते थे, तो गांव का अपना एक फंड होता था जिसमें से वो सामुदायिक संपदाओं का रख रखाव करते थे, उसकी निगरानी करते थे। अंग्रेजों को ये समझ में नहीं आया कि ये सामुदायिक संपदा है। उन्होंने लिखा है कि ये टेम्पल चैरिटीज के लिए लोग खर्चा करते थे। टेम्पल चैरिटीज मतलब क्या था, तो वो टेम्पल का कोई पॉन्ड था, टेम्पल का कोई फॉरेस्ट था जिसका रख रखाव लोग इससे करते थे। अभी ये केवल जनजाति गांव में नहीं, सब जगह था। इसको अंग्रेजों ने बाकी जगह तोड़ा, जनजाति गांव को एक्सक्लूड करने के कारण वहां पे ये बचा। तो हमें आज भी विलेज गवर्नमेंट के पारंपरिक भारतीय जो उदाहरण है वो जनजाति गांव में देखने मिलते। ये आपके सामने प्रस्तुत करने का उद्देश्य ये है कि जो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जो संस्कृत का अध्ययन करते हैं, उसके साथ साथ उन्होंने जनजाति गांव में जाकर भी देखना चाहिए कि वहां देखने वाले का प्रतिबिंब यहाँ पे कैसे आज भी दिखाई देता है। मतलब ये ग्रंथों में है, चला गया हजारों साल पहले, ऐसा नहीं है, ये जीवित है। लेकिन ये जनजातियों के पास है जहाँ पे कभी ये लिखा नहीं गया। ये मौखिक परंपरा से अपने पुरखों से सीख कर उन्होंने रखा है। अब इसमें मैंने सामने आपके जो कुछ श्लोक दिए हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र के हैं, जिसमें चाणक्य ने कहा है कि गांव में कोई सीमा का विवाद होता है तो उसको ग्राम वृद्धों ने सुलझाना चाहिए। अभी ग्राम वृद्ध को अभी भी अपने पूर्वोत्तर भारत में गांव बूढ़ा कहा जाता है। और गांव बूढ़ा ये अभी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, मतलब इसको गांव बूढ़ा का अपॉइंटमेंट होता है, उनके पास कुछ अधिकार होते हैं, उसके लिए अब कानून बने हैं। तो ये गांव बूढ़ा ग्राम वृद्ध इसको ज्यादा समझाने का भी जरूरत नहीं है। हम गुजरात की तरफ अगर आते हैं तो नवसारी वगैरह में जो दड्डा राजाओं के समय के जो शिलालेख मिलते हैं उसमें उन्होंने ग्राम वृद्धों को महत्तर कहा है। महत्तर यानी बाकी गांव के लोगों से बड़े, बड़े मतलब एल्डर्स। महत्तर से बहुत मिलता जुलता मराठी में और हमारे यहाँ वारली भाषा में भी चलने वाला शब्द है महातारा। बहुत लोगों को महातारा तो शब्द सुना होगा, लेकिन महातारा महत्तर से कोई लेना देना रखता है ये हमने सोचा नहीं होगा। तो ये महत्तरों का क्या काम था, महत्तरों के क्या क्या प्रकार थे, ये भी अपने ग्रंथों में है। और गांव की व्यवस्था को कैसे चलाते थे ये भी है। जैसे मैंने गांव बूढ़ा का उदाहरण दिया, वैसे ही हमारे कई क्षेत्रों में पटेल, तड़वी, मांझी, मुंडा, प्रधान, इस तरह के डेसिग्नेशन मिलते हैं। बैगा समाज में, मतलब बैगा जनजाति के जिन गांव में मैं गया हूँ वहां तो 4 तरह के गांव के क्या कहें ऑफिस बेरर्स रहते हैं पारंपरिक। तो चारों के काम भी लोगों को पता है और हर गांव में ऐसे 4 आपको बैगा गांव में मिलेंगे। यहाँ पे भी महत्तरों के प्रकार है, उसमें कुछ आयुक्त है, कुछ नियुक्त है। आयुक्त है मतलब जो लोगों के बीच में से आए हैं, नियुक्त है मतलब राजा ने नियुक्त किया है। और जातक कथाओं में इसके संदर्भ मिलते हैं कि अकेला व्यक्ति गांव का निर्णय नहीं करता था। मतलब हम समझते हैं कि पटेल है, तड़वी, अभी भी आप जाइए जनजाति गांव में तो आपको दिखेगा कि वो तड़वी गांव की बैठक बुलाएगा, लेकिन वो अकेले से निर्णय नहीं दे देगा। वो सबकी सुनेगा, सबकी सुनने के बाद जो सबकी राय होगी उसको मुखर करने का काम वो करेगा। यही जनतंत्र होता है ना। जब इसकी जगह उसमें कंपटीशन आता है तो वो जनतंत्र का दूसरा स्वरूप होता है। अभी इसमें यह है कि ये जो सारी रीतियां मैं बता रहा हूँ जो ग्रंथों में भी है, जनजाति गांव में जीवित स्वरूप में भी है, ये सब में ऐसा है कि ये कंसेंट से, सबकी सहमति से चलता है। ये प्रतियोगिता से, कॉन्टेस्ट से नहीं चलता। इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट से होता है, मैं तुमको हरा के जीतूंगा। इसमें किसी न किसी को हराए बिना आप जीतने वाले नहीं।
जनतंत्र में एक की हार एक की जीत, ये इलेक्शन का मॉडल। भारतीय मॉडल जो है वो कंसेंसस का, कंसेंट का, सर्वसहमति का है। और इसके बारे में कुछ अंग्रेजों ने भी लिख रखा है। ऐसा होता है कि रिसर्च में आप जब तक किसी अंग्रेज को कोट नहीं करते आप विद्वान नहीं है, ऐसा लगता है लोगों को। तो हम अगर देखें, एक प्रोफेसर सिडनी वेब थे जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापक थे। उन्होंने जॉन मथाई की किताब है विलेज गवर्नमेंट इन इंडिया, 1905 में बनी थी, 1915 में फिर एक बार छपी थी। उसकी प्रस्तावना में प्रोफेसर सिडनी वेब ने ये लिखा है कि हम पश्चिम में, यूरोप में और अमेरिका में ज्यादातर बैलेट यानी मतदान के माध्यम से ही जनतंत्र को समझते हैं, लेकिन भारत का गांव हमें इससे उच्चतर जनतंत्र का परिचय कराता है। बेटर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जो जनरल कंसेंसस और कंसेंट ऑफ कम्युनिटी से चलता है। इसको किसी को अगर प्रत्यक्ष देखना है चलते हुए तो जनजाति गांव में आके इसको देखना चाहिए, समझना है। मैं जहाँ काम करता हूँ उस क्षेत्र का एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूंगा कि एक गांव में वाटर सप्लाई की पाइपलाइन कहाँ से डालना, कहाँ पे उसको नल जोड़ना, इसके बारे में विवाद चल रहा था गांव का। तो ग्राम सभा बैठी, गांव के सब लोग इकट्ठा बैठे, उसमें इस पे चर्चा हुई, लेकिन कोई एक राय नहीं बना पाया। तो उन्होंने अपने आप से ही सोचा कि ठीक है 15 दिन बाद फिर एक बार बैठेंगे, फिर सोचेंगे। और 15 दिन बाद फिर बैठने के बाद भी एक राय नहीं हो पा रही थी। तो जिनकी विपरीत राय थी, मतलब कुछ ही लोग कह रहे थे कि यहाँ नल नहीं होना चाहिए, बाकी लोग कह रहे थे होना चाहिए। तो जो कम लोग थे उन्होंने मान लिया कि अब 2 बार बैठे हैं और सबकी राय ये तो हम मान लेते हैं, छोड़ देते हैं हमारा कहना और अब होने दो वहां पे जो होना। हमने बाद में गांव के लोगों को पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि पहली बार जब आपकी एक राय नहीं बनी तो तभी मेजोरिटी वोट से आप पास कर सकते थे इसको? उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलता है, सबकी राय से ही गांव चलना चाहिए। अब आपको विशेष लगेगा कि पेशा कानून के जो स्टेट रूल्स है उसमें भी ये प्रावधान है कि गांव के ग्राम सभा में अगर कंसेंसस नहीं होता, सबकी एक राय नहीं बनती, तो अगली बार सभा में फिर से चर्चा की जाएगी और दूसरी बार भी नहीं होती तो फिर बहुमत से निर्णय होगा। हमारे कुछ ग्रंथों के उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जिसमें बहुमत का पर्याय ही नहीं है। एक गांव की राय से अगर नहीं सुलझता है तो पंचक्रोशी के जो एल्डर्स है, महत्तर है, गांव बूढ़े हैं, उनको इकट्ठा लाकर उनका विजडम, उनका जो सयानापन है उसका उपयोग करते हुए निर्णय करना, ये उसका दूसरा पर्याय बताया गया। अब इसमें कुछ चीजें हमें ऐसी भी मिलती है कि आज के कानूनों में ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे जनजाति के अस्तित्व को खतरा पैदा होता है। उसमें एक सैद्धांतिक लेवल का एक चीज है, एक प्रिंसिपल लेवल का प्रॉब्लम है, वो है एमिनेंट डोमेन। एमिनेंट डोमेन ये एक पश्चिमी और एक तरह से ईसाई कंसेप्ट है, क्योंकि ईसाईयत में ये माना जाता है कि भगवान ने मनुष्य को पृथ्वी दे दी और हम मानते हैं कि वो माँ है, और यहाँ है कि वो उपभोग के लिए मनुष्य को भगवान से ही मिली। तो यहाँ पे मनुष्य एमिनेंट हो जाता है और मनुष्य में जो राजा है, जिसके हाथ में स्टेट है, वो उसका और उस पर प्रभुत्व रखता है। तो अंग्रेजों ने यही एमिनेंट डोमेन हमारे कानूनों में लाया और हमने उसको बरकरार रखा है, उसको हटाया नहीं। एमिनेंट डोमेन का प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी जमीन हो देश की, वो राजा की यानी शासन की होती है। आप कितना भी विरोध करो, कुछ भी करो, अगर शासन को लेना है तो कोई भी जमीन शासन ले लेगा। क्यों? तो प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन। भारतीय परंपरा इसके बारे में क्या कहती है? तो इसके बारे में हम अगर स्मृतियों में पढ़ते हैं तो उसमें एकदम स्पष्ट है ये, तत्त ग्राम क्षेत्रादौ स्वत्वम तु तत्त भौमिका नाम है। जो भौमिक मतलब उस भूमि को खेड़ने वाला जो है उसी का उस पर अधिकार है। राजनांतु कर ग्रहण मात्र, राजा केवल उसमें से कर ले सकता है, वो भूमि का स्वामी राजा नहीं बनता है। तो ये हमारी परंपरा में है और हम अंग्रेज कानूनों के सिद्धांतों के आधार पर चलते हैं। इसके कारण देश में आज अलग अलग विकास प्रकल्पों के कारण विस्थापित होने वालों में सबसे अधिक संख्या जनजाति की।
तो कानून की भारतीय परंपरा को खोजना और अपने कानूनों को भारतीय परंपरा के साथ जोड़ना, ये भी जनजातीय अस्तित्व के लिए मायने रखता है, ऐसा मुझे लगता है। अभी वनाधिकार कानून में ही एक अधिकार है, राइट टू मैनेज, प्रोटेक्ट, कंजर्व, रिजुवेनेट फॉरेस्ट। सामुदायिक वन क्षेत्र को संवर्धन करना, रक्षा करना, उसका पुनर्निर्माण करना, इसका अधिकार ग्राम सभा को दिया गया। अभी ये अच्छी बात है कि जो प्राइमरी स्टेक होल्डर है, मेरे गांव के पास अगर जंगल नष्ट हो जाता है तो मेरा चूल्हा जलने में समस्या है, मैं रोज का खाना कैसे बनाऊं, यहां तक वो समस्या आ भिड़ती है। ये इसलिए मैं प्राइमरी स्टेक होल्डर हूं उस जंगल, क्योंकि उस जंगल के बिना मैं जी नहीं सकता। सेकेंडरी, टर्सरी स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। टर्सरी स्टेक होल्डर्स जैसे जो वीकेंड में जाके फोटोग्राफी कहते हैं और जिनको वन मित्र कहा जाता है, पक्षी मित्र कहा जाता है। मित्र क्यों कहते हैं पता नहीं, वो तो फोटो लेते हैं। मित्र ने तो मदद करनी चाहिए। मित्र तो वो होते जो वहां रहते हैं और जो कुछ संयम बरतते हैं इनके सब उपयोग। और बीच में एक स्टेक होल्डर है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नाम का है, जो अंग्रेजों ने बनाया, और इसीलिए बनाया कि सरकार की जंगल पर मक्तेदारी होनी चाहिए, मोनोपोली होनी चाहिए। मोनोपोली क्यों होनी चाहिए? तो सरकार ये एक कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको जंगल से प्रॉफिट लेना है, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन विंग हुआ करता था। प्रोडक्शन मतलब जंगल से टिम्बर तोड़ना और निकाल देना, मतलब जंगल को खत्म करने को वो प्रोडक्शन बोलते थे। अभी उन्हीं का शब्द है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। जब हम इसको गहराई में सोचते हैं तो ऐसा दिखता है कि किसी चीज को मैनेज करने के लिए आपने उस चीज से बड़ा होना चाहिए। और भारतीय दृष्टिकोण क्या है जो जनजातीय समाज में हमें जीवित दिखता है? वो दृष्टिकोण ये है कि जंगल अगर हमारी माँ है तो इसके दो अर्थ होते हैं ना, वो हमसे बड़ी भी है और उसी से तो ये जीवन मिला है। तो नम्रता पूर्वक व्यवहार करना, संयम रखना, ये हमारी मैनेजमेंट की व्याख्या है। अगर हम लोग मानते ही नहीं कि हम इसे मैनेज कर सकते, प्रकृति हमसे बड़ी है तो हम मैनेज कैसे करेंगे, वो हमें मैनेज करेंगे। प्रकृति रक्षिता रक्षति रक्षिता, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मोटो तो है, उसमें से कुछ दिमाग में गया है नहीं पता नहीं, लेकिन जनजातीय समाज ये अपने रोज की आचरण से दिखाता है ये सही रहा है। और इसके लिए भी अगर हम देखते हैं तो ये इस तरफ जो आपको दिख रहा है वो अथर्ववेद में है, भूमि सूक्त है। इसमें ये सब स्तुति है जिसमें कहा है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। उसमें ये भी कहा है कि पर्जन्य पिता है और धरती माता है। और मैंने एक जगह कहानी सुनी थी जनजाति गांव में कि धरती माता और पर्जन्य इनका विवाह होने वाला था और जंगल के सारे प्राणी और मनुष्य इकट्ठा आए थे उस विवाह का आनंद लेने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। और उसमें एक लोमड़ी जो था उसने उसमें क्या कहते विघ्न लाया, उसने एक संकट पैदा कर दिया। उसने सबको बोला कि अगर आकाश नीचे आ गया धरती से मिलन होने के लिए तो हम सबका क्या होगा, हम तो बीच में मारे जाएंगे। तो इसलिए विवाह नहीं होना चाहिए और इसकी जगह सूर्य के साथ धरती का विवाह करो। ये कहानी का मतलब मजेदार वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, लेकिन धरती माँ है और पर्जन्य पिता है, ये उस कहानी में भी है। ये बहुत जगह माना भी जाता है इस तरह। वही इधर भूमि सूक्त में भी कहा गया है। हमारे यहाँ पे कांबड़ नाम का नाच होता है और वो जो नृत्य होता है वो नाचते समय 2-3 लोग बैठे हुए रहते हैं, 2-3 लोग उनके सामने खड़े होकर नाचते हैं और इनके बीच में प्रश्नोत्तर चलता है। अब आपने पढ़े होंगे पुस्तक के ब्रिटिश एथनोग्राफर्स, अंग्रेज जो मानव वंश शास्त्री थे, वो अगर इस चीज को देखते तो मैं कल्पना करता हूँ कि कैसा देखते कि जो सामने खड़े होकर 3 लोग नाचते हैं ना, वो कमर में घास बांधते हैं, उनके हाथ में एक एक लकड़ी होती है, नीचे बैठे जो होते हैं उनके पास वाद्य होते हैं, वो वाद्य बजाते हैं। 2 तरफ वो ये कलश के दोने में दारू रखी जाती है महुआ की, वो नाचने वाले खाने वाले बीच बीच में एक दूसरे को देते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, बोलते हैं।
इसको अवश्य ही ब्रिटिश एथनोग्राफर्स लिखते कि ये स्पिरिट वर्शिपिंग करते हैं। लेकिन वो दोनों आपस में बोल क्या रहे हैं? तो आपस में वो ये बोलते हैं कि वो जो नीचे बैठे हुए हैं वो उनको पूछते हैं कि नारायण देव, जिसको वेदों में वरुण देव कहते हैं, हमारे यहाँ पे नारायण देव कहते हैं, नारायण देव यहाँ अब तक आया नहीं। और वो क्यों नहीं आया? तो कंसरी माता नाराज हो गई। कंसरी माता क्यों नाराज हो गई? क्योंकि अनसरी आ गई। अनसरी मतलब अवर्षण आ गया। और फिर वो क्यों आया? उसको ढूंढने के लिए नारायण देव कहाँ जाएंगे, किसकी मदद लेंगे? ऐसा सब वो एक दूसरे से सवाल करते रहते। तो इन सवालों में जब वो धरती माता को पूछना है अब हमें कि धनसरी माता मतलब जो धान्य की देवता है वो हमसे नाराज होकर कहाँ चली गई, ये पूछने के लिए जब वो नाचना शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत में एक गाना गाया जाता है, अठ नाचू काय कठ नाचू ये धरतरीचे पाठीवर कठ नाचू, यहाँ नाचू या वहां नाचू, इस धरतरी के पीठ पर कहाँ नाचू, ये धरतरी मेरी माँ है, इस पर मैं पैर कैसे रखूं। मैंने हमारे नंदुरबार जिले में कुछ जगह पे जो दवा वगैरह देते हैं, दवाई के पहले जो मंत्र देते हैं, मंत्र बोलने वाले को सुना है, हरिओम धरती माता, आए झाड़े बोआ है, आए लघवी बोआ है, माफ कर दे। मतलब ये धरती माता, मैं लघु शंका दीर्घ शंका करने के लिए तुम पर बैठता हूँ, मुझे माफ कर। और वो कोई संस्कृत श्लोक में कहता है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस परसम क्षमस्व में, कि मैं पैर लगाता हूँ, मुझे माफ कर। अभी ये दोनों को अलग अलग करने वाला बहुत लेखन हो चुका है। हमारी आवश्यकता है कि इन दोनों में एक आत्मीयता है, एक ही भाव है, उसको अगर उजागर करते हैं, उसको सामने लाते हैं, तो जनजाति अस्तित्व के लिए भी और वनों के पर्यावरण के अस्तित्व के लिए भी बहुत फायदे का एक काम हम कर सकते हैं। ये उसी का दूसरा उदाहरण है, इस पर ज्यादा मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा। मंडुक सुक्त है इस तरफ, और उधर हमारे कोरकू भाषा में एक, अभी उसको गाना कहिए, प्रार्थना कहिए, लेकिन वो डेडरागर बाबा मतलब मंडुक मेंढक, उसको बोल रहे हैं। ये इस तरफ जो कोरकू किसान है और उधर अथर्ववेद वाला जो किसान है, वो दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं कि ये मेंढकी मतलब वो मादा मेंढक को बोल रहे हैं कि तुम गाना गाओ, तुम गाओगी तभी बारिश आएगी, बारिश आएगी तभी हम फूलेंगे फलेंगे। दोनों वही उसी को मतलब विनम्रता से बोल रहे हैं। और मेघ, ये जो है महारी महारी आवे कालो मेघारा, ये तो समझने के लिए बहुत आसान है। महारी महारी मतलब मेरी तरफ या पीछे की तरफ, माघारी या मेरी ओर, कालियो मेघा मतलब काले मेघ, और बरस जा, ये इधर भी है उधर भी है। उधर भी वो कह रहे हैं कि समुद्र में तुम्हारा हृदय है, जहां कहीं भी हो वहां पे सूर्य की कृपा से उसको उठाओ और हमारे यहाँ पे पानी गिराओ। ये आखिरी बात जो मैंने अभी उसको ही दोहराना चाहूंगा कि अब तक देश की वन नीति में हमेशा वन विरुद्ध लोग इस तरह से ही सोचा गया। अभी भी सेट देम असाइड, ये ग्लोबल पॉलिसी रखने वाला एक समूह है। मतलब लोगों को जंगल में जाने मत दो, उसी से जंगल बचेंगे। और हमारे इतिहास में ऐसा है कि लोग जंगल में रहेंगे तभी जंगल बचेगा। जंगल के आसपास जब तक उससे आत्मीयता रखने वाला कोई नहीं है और आत्मीयता रखने वाले के पास अधिकार नहीं है, तब तक वो जंगल नहीं बचने वाला। और ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जनजातियों ने ही सोचना चाहिए, उनका ही काम है, उनका ही विषय है। लेकिन ये जो जिस कविता से, जिस काव्य से मैं यहाँ पे ये श्लोक दिखा रहा हूँ, उसमें प्रसंग ये है कि गोवर्धन की पूजा क्यों करनी है, ये कृष्ण बता रहे हैं। और उसमें वो बता रहे कि हम सब वनचर हैं। यहाँ खेती होती है, खेती के बाद वन है, वनों के बाद पहाड़ है, और हम पहाड़ों में रहने वाले गोप है, गोवाल है, गोपाल है। तो हम सबको गिरि यज्ञ करना चाहिए। जैसे विद्वान लोग मंत्र यज्ञ करते हैं, जो किसान लोग हैं वो सीता यज्ञ, सीता यानी जमीन पर हल चलाना,
सीता यज्ञ करते हैं वैसे हमें गिरि यज्ञ करना चाहिए। तो सब वनचरों को भगवान कृष्ण यहाँ कुछ बता रहे हैं। और ये रचना इस काव्य की जिन्होंने की है उनका भी मुझे ऐसा लगता है कि एक मछुआरा स्त्री के और एक राजा के बेटे थे। और किस तरह का शासन हमारा रहा होगा कि जहां वो मछुआरा राजा को अपनी बेटी देने के लिए शर्तें रखता है और राजा को वो शर्तें माननी पड़ती है, उसके बाद में विवाह होता है। तो ऐसे समाज के ऐसे लोगों ने लिखा हुआ है कि जिसमें ये कहता है कि हमें गिरि यज्ञ करना चाहिए। तो केवल जनजाति नहीं, जनजाति से शुरू होने वाली हम सबकी परंपरा है जो हम सबके अस्तित्व पर परिणाम करेगी। इसके आधार पे मैं कुछ रिसर्च टॉपिक सजेस्ट करना चाहूंगा जो जो इस विषय में अनुसंधान करना चाहेंगे उनके लिए। आप सभी पढ़ सकते हैं, इसके बारे में कुछ प्रश्न होगा तो इस पर और चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ में रुकता हूं।